Students, welcome to Excel tuition, and this is the part 2 of the video, most important and repeated question of Hindi subject for standard 10th. Today we will go through most repeated and long answer type questions. फर्स्ट, पिंजरबंद पंछी को किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है? पंछी की उड़ान छीन ली गई है और उसे सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया गया है। वहाँ उसे कनक कटोरी में मैदा दिया जाता है। पंछी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह उन्मुक्त गगन में उड़ना और बहता जल पीना चाहता है। उसे कटुक निम्बोरी इन भोजनों से ज़्यादा प्यारी है। दूसरा प्रश्न है, पंछी के अरमानों के विषय में कविता में क्या कहा गया है? पंछी सुनहरे पिंजरे में बंद है। वह अपनी उन्मुक्त उड़ान भूल गया है। उसका अरमान नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ान भरने का है। वह सीमाहीन क्षितिज के साथ अपने पंखों की शक्ति की स्पर्धा करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा अरमान पिंजरे की कैद से मुक्त होकर उड़ान भरने का है। तीसरा प्रश्न है, पिंजरे में रहने की नाराज़गी व्यक्त कर पंछी क्या प्रार्थना करता है? पिंजरे में बंद पंछी के दुख का पारावार नहीं है। वह आज़ादी चाहता है। वह प्रार्थना करता है कि चाहे उसे घोंसला न मिले, चाहे उसका टहनी का बसेरा भी छीन लिया जाए, परंतु उसे पंख मिले हैं तो उसकी आकुल उड़ान में विघ्न न डाला जाए। उसे प्राचीरों से मुक्ति दे और स्वच्छंद होकर उड़ने दे। वक्त के साथ मनुष्य किन बातों को भूल गया है? वक्त बीतने के साथ साथ मानव व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। वह घृणा और प्यार, सुख और दुख जैसी मानवोचित भावनाओं को भूलता जा रहा है। यहाँ तक कि मानव अपनी सहजता भी भूल गया है। इसके बिना मानव जीवन जटिल बन गया है। वक्त कविता के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि हमारे जीवन में कैसी निसंगतता आ गई है। वक्त कविता में कवयित्री कीर्ति चौधरी ने बताया है कि आज के यंत्र युग में मानव का व्यवहार भी यंत्र के समान ही हो गया है। वह न सुख से हंसता है न दुख में झुंझलाता है। मानव अपनी सहज भावनाओं पर भी नियंत्रण खो बैठा है। जीवन में ऐसी निसंगतता आ गई है कि यह भी समझ में नहीं आता कि हम इसे सुदीन कहें या दुर्दीन। रनिया को अति गरीबी के कारण किस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ती है? इस कविता में रनिया गरीब मजदूर वर्ग की प्रतिनिधि है। वह गरीबी और अभाव का जीवन बिताती है। उसे न भरपेट भोजन नसीब होता है न तन ढकने को उचित कपड़ा। वह उस कली के समान है जो निदाग में मुरझा रही है। वह बहुत दुखी जीवन जी रही है। रनिया कविता में अमीर देशबंधु के जीवन का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? रनिया का देशबंधु अमीर है। उसके हाथ में रुपया है। रुपये की ताकत पर वह हर सुख खरीद सकता है। वह वास्तव में एक छलिया है जो दूसरों को भूखा रखकर खुद भरपेट भोजन पाता है और गरीबों को चितड़े पहनाकर खुद रेशमी कपड़ों से लदा रहता है। वह उस कली के समान है जो वसंत बहार में हंस रही है। आज देश और देशवासियों की मानसिकता में हो रहे परिवर्तन को कवि ने कैसे सूचित किया है? जवाब, यह एक विडंबना है कि देश बहन अति गरीब और देशबंधु अति अमीर है। गरीब अमीरी के बीच का यह अंतर सदियों से चला आ रहा है। आज देशवासियों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। सारा देश आज गरीब रनिया के पक्ष में उठ खड़ा हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं जब गरीब भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मराज ने चित्रगुप्त को रिटायर करने की बात क्यों की? अथवा चित्रगुप्त ने भोलाराम के जीव के गायब होने के बारे में क्या विचार व्यक्त किया? जवाब, चित्रगुप्त का कहना था कि आजकल पृथ्वी पर माल उड़ा देने का व्यापार बहुत चला हुआ है। लोग दोस्तों को फल बेचते हैं और रास्ते में रेलवे वाले उन्हें उड़ा लेते हैं। औजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं।
आजकल राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। उसके विचार में भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए उड़ा दिया है। धर्मराज जानते थे कि भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना है, अतः उन्होंने चित्रगुप्त का यह विचार सुनकर उन्हें रिटायर करने की बात कही। धर्मराज के अनुसार नर्क में निवास स्थान की समस्या कैसे हल की गई। नर्क में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों ने नर्क में कौन सा काम किया था। धर्मराज ने नारद को बताया कि पिछले सालों में नर्क में कई गुणी कारागिर आ गए हैं। जिन ठेकेदारों ने देश में पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई और जिन इंजीनियरों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया, वे सब नर्क में आ गए हैं। उनके साथ वे ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन सब की मदद से नर्क में बहुत जल्दी कई इमारतें तान दी गई है और नर्क की निवास स्थान की समस्या हल हो गई है। भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर कहाँ गायब हो गया। अथवा भोलाराम का जीव पेंशन की फाइलों में क्यों जा छिपा। जवाब, भोलाराम 5 वर्ष पहले रिटायर हो गया था। वह अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहा था। उसने कई दरखास्तें भेजी परंतु अभी तक उसकी पेंशन का आर्डर नहीं आया था। घर में दयनीय स्थिति थी, फाके होने लगे थे। भोलाराम ने भूखे मरते मरते दम तोड़ दिया। यमदूत बड़ी सावधानी से उसके जीव को लेकर यमलोक की ओर चला परंतु वह उसे चकमा देकर उसके चंगुल से छूट गया। वहाँ से वह सीधे पेंशन के सरकारी दफ्तर में पहुँचा और अपनी पेंशन की दरखास्तों के बीच छिप गया। यही उसका मन लगा था। भोलाराम का जीव पाठ में लेखक ने सरकारी कार्यालयों की किन बुराइयों पर व्यंग्य किया है। अथवा आजकल सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार किस प्रकार व्याप्त है। जवाब, आजकल सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अकर्मण्यता बढ़ती जा रही है। कोई भी अफसर बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी को भी सताया जाता है। सरकारी दफ्तरों में व्याप्त घूसखोरी के कारण बेचारे भोलाराम को रिटायर हो जाने के 5 वर्ष बाद भी पेंशन नहीं मिली थी। दूसरी ओर लेखक ने भोलाराम की पेंशन को मंजूरी देने के बदले में रिश्वत के रूप में नारद जी की वीणा को ही लेने की इच्छा जैसी काल्पनिक घटना का सहारा लेकर सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। योगेंद्र सिंह यादव के मन में देश रक्षा की भावना कैसे जागृत हुई। अथवा योगेंद्र सिंह यादव को अपने पिता से क्या प्रेरणा मिली। योगेंद्र सिंह यादव के पिता रामकरण सिंह यादव सेना में नौकरी करते थे। वे कुमाऊं रेजिमेंट में सीमा पर रक्षा हेतु तैनात थे। उन्होंने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इन दोनों लड़ाइयों में उन्होंने अनेक पाकिस्तानी हमलावरों से दो हाथ करके उन्हें अपने साहस और शौर्य से मार गिराया था। इन युद्धों की आंखों देखी कहानियाँ पिता से सुनकर योगेंद्र रोमांचित हो जाता था। उसने स्कूल में पढ़ते समय ही यह निश्चित कर लिया था कि वह भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश रक्षा के लिए दुश्मन से जूझेगा। इस प्रकार अपने पिता से प्रेरणा पाकर योगेंद्र के मन में देश रक्षा की भावना बचपन में ही जागृत हो गई थी। भारतीय रणबांकुरों ने टाइगर हिल के पहले बंकर पर किस तरह फतह हासिल की। अथवा पाकिस्तानी घुसपैठिए टाइगर हिल के पहले बंकर से जान बचाकर क्यों भागे। जवाब, कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय सैनिक रात भर शीतलहर झेलते हुए टाइगर हिल की ओर बढ़े। सुबह होते होते ये जाबाज घातक प्लाटून के नाम से टाइगर हिल की पहली बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने बाज की तरह झपट कर
घुसपैठियों की बंकर पर धावा बोल दिया। चारों ओर से घुसपैठियों पर हथगोलों और गोलियों की बौछार होने लगी। 1 दर्जन पाकिस्तानी घुसपैठिए वहीं ढेर हो गए। शेष अपनी जान बचाकर खाइयों में लुढ़क गए। सुबह के 6:30 बजे तक भारतीय सैनिकों ने पहला बंकर फतह कर वहां तिरंगा लहरा दिया। योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से क्यों अलंकृत किया गया, अथवा योगेंद्र सिंह यादव की वीरता और साहस का सम्मान किस प्रकार किया गया? जवाब: योगेंद्र सिंह यादव अपने पिता के समान ही रणबांकुरे थे। विवाह के 2 महीने बाद ही उन्हें कारगिल क्षेत्र में युद्ध पर जाने का आदेश प्राप्त हुआ। वहां उन्होंने भीषण शीतलहर झेलते हुए बड़े शौर्य के साथ दुश्मन का सामना किया। दुश्मन की पिकागन छीनकर उन्होंने उसी से उन्हें भून डाला। उनके शरीर के विभिन्न अंगों में 15 गोलियां लगी थी। उनका बायां हाथ आहत हो झूलने लगा, परंतु उसे बेल्ट के सहारे छाती से बांधकर वे दुश्मन से जूझते रहे। शानदार साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर उन्होंने टाइगर हिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उनके इस अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टाइगर हिल के हीरो घायल योगेंद्र सिंह यादव का उपचार किस प्रकार किया गया, अथवा योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का हीरो क्यों कहा गया है? जवाब: योगेंद्र सिंह यादव बर्फीली पहाड़ियों पर शीतलहर झेलते हुए अपने साथी सैनिकों के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों से जूझ रहे थे। उनके साथी एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए थे। योगेंद्र सिंह के शरीर में 15 गोलियां लगी थी और उनका बायां हाथ भी आहत हो झूल रहा था। फिर भी वे दुश्मन को परास्त करके ही लौटे। उनके तुरंत द्रास पहुंचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेज दिया गया। उनके घाव गंभीर थे, अतः वहां से उन्हें उपयुक्त उपचार के लिए दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल भेज दिया गया। इस प्रकार उनका उपचार हुआ और अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के लिए उन्हें टाइगर हिल का हीरो माना गया। अरुणिमा सिन्हा का बचपन किस प्रकार बीता, अथवा अरुणिमा सिन्हा के पारिवारिक जीवन के बारे में क्या सूचनाएं दी गई है? अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में लखनऊ के अंबेडकर नगर में हुआ था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल कॉलेज में ही हुई थी। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल में विशेष रुचि थी। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य भी रही थी। उसने एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली थी। बचपन से ही उसके मन में एक इच्छा जाग उठी थी कि वह एक न एक दिन संसार की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल करेगी। अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट विजय का सपना कैसे पूरा हुआ, अथवा अरुणिमा सिन्हा की महत्वाकांक्षा किस प्रकार पूरी हुई? जवाब: बचपन से ही अरुणिमा सिन्हा के मन में एवरेस्ट विजय की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। जब एक दुखद रेल हादसे में उसे अपनी बाईं टांग गंवानी पड़ी तो जैसे उसका सपना बिखर गया, परंतु उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस के बल पर शीघ्र ही कृत्रिम पैर के सहारे चलना प्रारंभ कर दिया। कई संस्थानों ने उसकी सहायता की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से उसे विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। उसने प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंत में अनेक बाधाओं का सामना करती हुई 0 से 35 डिग्री कम तापमान को झेलती हुई अरुणिमा सिन्हा ने अपने कृत्रिम पैर के सहारे ही 21 मई 2013 के दिन सुबह 10:55 बजे एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली। एवरेस्ट विजय के बाद अरुणिमा सिन्हा ने किस किस का शुक्रिया अदा किया, अथवा अरुणिमा सिन्हा के एवरेस्ट विजय के अभियान में किस किस ने उसका सहयोग किया? अरुणिमा सिन्हा के एवरेस्ट विजय अभियान में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने उसको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसके पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन किया।
भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बछेंद्री पाल ने भी उसका काफ़ी मनोबल बढ़ाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उसने उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेल मंत्रालय तथा एक उद्योग समूह ने भी उसकी आर्थिक सहायता की थी। इन सब के प्रोत्साहन पर ही अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट विजय का सपना साकार हो सका। एवरेस्ट पर विजय हासिल करने के बाद उसने इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अरुणिमा सिन्हा का भविष्य में क्या करने का इरादा है? अरुणिमा सिन्हा ने आजकल कौन सा बीड़ा उठाया है? 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर पर्वतारोहण किया। विश्व की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त किया। आजकल उन्होंने एवरेस्ट शिखर से प्रदूषण हटाने का बीड़ा उठाया है। वे एक प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है। उन्होंने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना भी की है, जहां वे महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना चाहती है। उनके सभी अभियानों में हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहे।